नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे YouTube चैनल हिस्ट्री हब पे। आज हम मौर्य साम्राज्य का पतन पढ़ेंगे, जिसमें हम अशोक का किस तरह से अंत होता है और अशोक का मूल्यांकन करेंगे। उसके बाद मौर्य साम्राज्य का जो विघटन हुआ किस तरह से अंत होता है उसके ऊपर समीक्षा करेंगे और विभिन्न इतिहासकारों के उस पर क्या क्या मत हैं उसका हम एक बार विवरण उसको पढ़ेंगे। तो शुरू करता हूँ मैं अपना आज का लेक्चर। अशोक के अंत के बारे में अगर हम बात करें तो अशोकावदान, जो कि दिव्यावदान का ही एक भाग है, बौद्ध ग्रंथ अशोकावदान, उसमें हमको इसके अंतिम समय का विस्तृत विवरण मिलता है अशोक का। और अशोक के बारे में कहा जाता है कि उसका शासन जितना गौरवशाली था उसका अंत उतना ही दुखद हुआ। अशोक अपने अंत समय में राजकीय कोष से बहुत अत्यधिक दान देने लग गया था संघ को, और ऐसा लगने लगा था कि वो राजकोष को पूरा खाली कर देगा। और इसकी वजह से उसके जितने भी मिनिस्टर थे, जितने उसके अमात्य थे, वो उसके विरोध हो जाते हैं और इस हद तक उसके विरोधी हो जाते हैं कि जो उसका राजकुमार है संप्रति, जो उसका पुत्र है अशोक का, उसको भी उसके खिलाफ खड़ा कर देते हैं। तो एक बार की ऐसी घटना का विवरण मिलता है कि अशोक कुक्कुट राम विहार को उपहार देने वाला था, तो उसके अमात्यों ने राजकुमार संप्रति को भड़काया, इस तरह भड़काया कि विवश होकर अशोक ने अपने निजी संपत्ति को दान देना प्रारंभ कर दिया और राजकीय कोष को काफ़ी ज़्यादा हानि पहुंची थी इसकी वजह से। और अशोक का जो प्रशासन पर वास्तविक नियंत्रण है वो नहीं रहा और अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में इस महान सम्राट का अंत हो जाता है। तो अशोक का मूल्यांकन एस.सी. राय चौधरी सर ने इन शब्दों में किया है। उन्होंने बोला है कि अशोक में चंद्रगुप्त जैसी शक्ति थी, समुद्रगुप्त जैसी बहुमुखी प्रतिभा और अकबर जैसी सहिष्णुता थी। तो ये कई बार वाक्य पूछ लिया जाता है नेट के एग्जाम में। एस.सी. राय चौधरी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है अशोक के बारे में जो हम पढ़ते हैं। तो एस.सी. राय चौधरी हैं और रोमिला थापर मैम है, इनके वक्तव्य कई बार पूछे जाते हैं। तो ये एस.सी. राय चौधरी सर का स्टेटमेंट है और उनके अनुसार अशोक एक प्रजापालक शासक था। उसका राजत्व जो था वो पितृपरक था, जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले अपने लेक्चर में जब हमने स्तंभ लेख पढ़े थे। और कलिंग का जो प्रज्ञापन था, पृथक प्रज्ञापन कलिंग का, इसमें वो बोलता है कि किस तरह से बोलता है, प्रजा को अपने पुत्र, अपने संतान की बराबर उनको मानता है। तो ये पितृपरक था और उसने कभी दैवीय उत्पत्ति का दावा नहीं किया। देवनम प्रिय उपाधि जो ली है वो देवताओं को प्रिय है, ये ज़रूर है, लेकिन दैवीय उत्पत्ति नहीं बोली। ऐसा कहीं डिविनिटी के साथ नहीं जोड़ा, जैसे हम देखते हैं जब सल्तनत काल के जितने भी शासक हुए उन्होंने किस तरह से अपने आप को बोला कि वो खुदा के प्रतिबिंब हैं, उनकी छाया हैं। तो इस तरह से कोई दैवीय उत्पत्ति का दावा अशोक ने नहीं किया कभी भी। और अपने छठे शिलालेख में वो राजत्व संबंधी विचार व्यक्त करता है और कहता है कि सर्वलोक हित मेरा कर्तव्य है, इससे बढ़कर कोई दूसरा कर्म नहीं। जो पराक्रम करता हूँ वो इसलिए कि जनता के ऋण से मुक्त हो सकूँ। तो ये मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ कि जनता के ऋण से मुक्त होने के लिए वो बहुत सारे ऐसे कार्य कर रहा है, बहुत सारे वेलफेयर स्टेट की इसने स्थापना की है एक तरह से। और जैसे उसके शिलालेखों में भी हमको देखने को मिलता है कि वो खुद बोलता है मैंने कुएँ खुदवाए, सराय बनवाई, ये सब तो उसके जनता के ऋण से मुक्त होने के लिए ऐसा कर रहा है। उसके प्रयासों से बौद्ध धर्म न केवल भारत एवं लंका में विस्तृत हुआ बल्कि पश्चिम एशिया, पूर्वी यूरोप और उत्तरी अफ्रीका तक फैल गया। तो बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए अगर हम देखें तो अशोक का जो शासनकाल था वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। जिस समय उसने कलिंग जीता उस समय उसके पास असीम साधन और शक्ति थी। वो चाहता तो इसको विश्व विजय के कार्य में लगा सकता था, किंतु अंतर्राष्ट्रीय मामले में वह शांति और सहिष्णुता का पुजारी बना। अशोक ने विश्व को सर्वप्रथम जियो और जीने दो का पाठ पढ़ाया। उसने कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित लौह विजय के सिद्धांत को पलट दिया। अब कौटिल्य और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमने पढ़ा है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध को जीता था, किस तरह से जीता था, उसके बाद एक अखंड भारत की एक जो स्थापना की एक तरह से, और प्रथम सम्राट बन जाता है चक्रवर्ती। तो लौह विजय का जो सिद्धांत है कौटिल्य द्वारा, वो यहाँ पे अशोक इसको पलट देता है और इसको क्या करता है, वो धम्म नीति से इसको परिवर्तित करता है, धम्म नीति से और धम्म विजय के आचरण से चलता है आगे। तो विश्व इतिहास में अनेक शासक हुए हैं जिनकी कृतियों से इतिहास के पन्ने रंगे पड़े हैं, जैसे सिकंदर है, सीजर है, नेपोलियन है। बट इन सबसे आगे हमको एक नाम आता है अशोक, जिसका H.G. वेल्स कुछ इस तरह से मूल्यांकन करते हैं। और इन तीनों जो विजेताएं हैं, ये जो तीनों विजेता हैं हमारे सिकंदर, सीजर और नेपोलियन, इनका इन्होंने बहुत ही अच्छा एक मूल्यांकन किया है। H.G. वेल्स साहब कहते हैं सिकंदर जो था ये अपने अंतिम समय में जैसे जैसे उसकी शक्ति बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे ही बहुत ज़्यादा उसकी प्रचंडता भी बढ़ रही थी, बहुत ज़्यादा क्रूर हो रहा था, निर्दयतापूर्वक हत्या करता था, बहुत शराब पीने लग गया था। और अंत में जब वो उसका अंत हो जाता है बुखार के कारण, तो उसके अंत के बाद तुरंत ही बाद उसका जो साम्राज्य है वो भी पूरा तरह से विघटित हो जाता है। इसी तरह से सीजर के लिए भी ये बोलते हैं H.G. वेल्स,
सीजर के लिए बोलते हैं कि जिस समय वो अपनी धन संपदा को अच्छे कार्यों में लगा सकता था, उस समय वो मिस्र में रंगरलिया मना रहा था, जबकि उसकी उम्र 54 वर्ष थी। तो इस तरह से इन दोनों का इसने मूल्यांकन किया है। और नेपोलियन के लिए भी इन्होंने यही बोला है कि अगर वो चाहता तो मानव जाति का बहुत ज़्यादा लाभ कर सकता था, लेकिन उसने अपने देश का ज़रूर भला किया, लेकिन मानव जाति के लिए उसने कोई बहुत ज़्यादा अच्छा कार्य नहीं किया है। और विश्व इतिहास में अशोक के समान योद्धा एवं कुशल प्रशासक राजक अनेक हुए हैं। जो बहुत सारे राजा, जैसे हम बात करें कुशल प्रशासकों में तो अकबर का भी नाम आता है, बहुत सारे हुए हैं, किंतु केवल युद्ध विजय और साम्राज्य विस्तार ही किसी राजा की महानता का कारण नहीं बनती। उसकी जो महानता का कारण है वो मानवता के प्रति उसके दृष्टिकोण और उसके लिए किए गए कार्यों से, मानवता के लिए उसने क्या कार्य किए वो उसको महान बनाते हैं। जब हम अशोक के व्यक्तित्व को देखते हैं तो हमें जितने भी उपयुक्त, जितने हमने शासकों के नाम लिए, इनके कोई भी ऐसे दुर्गुण देखने को हमको नहीं मिलते। और अशोक ही था जिसने अपने प्रजा के भौतिक और आत्मिक कल्याण के लिए बहुत सारे कार्य किए, और इसीलिए उसका नाम बहुत ज़्यादा आदर के साथ लिया जाता है आज भी। अगर हम बात करें मूल्यांकन की, तो अशोक का जो हम तुलना की गई है वो ईसाई धर्म प्रचारक रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन से भी की है, रिच डेविड साहब ने। महान रोमन दार्शनिक सम्राट एंटोनियस, इससे की गई है। और ईसाई धर्म के प्रचारक सेंट पॉल से की गई, तो सेंट पॉल से मैक्सवेल ने की है और रिच डेविड्स ने की है कॉन्स्टेंटाइन से। और इसके अलावा दीन इलाही के प्रवर्तक अकबर से भी की गई है। अगर हम एक एक करके इनकी समीक्षा करें तो हम देखते हैं कि कॉन्स्टेंटाइन और अशोक, इन दोनों में ये समानता है कि दोनों ने ही अपने अपने धर्म का काफ़ी प्रचार किया। लेकिन कॉन्स्टेंटाइन के समय से पूर्व ही ये जो ईसाई धर्म था वो काफ़ी ज़्यादा रोम में फैल चुका था। हालांकि कॉन्स्टेंटाइन ने उसको बहुत ज़्यादा ज़रूर आगे बढ़ाया, लेकिन वो पहले से ही रोम में बहुत ज़्यादा उसका प्रचार हो चुका था। लेकिन अशोक के समय में बौद्ध धर्म जो था उसको अशोक ने ही सभी जगह पे उसको प्रचार उसका किया, उसके प्रवर्तक बढ़ाए। नीलकंठ शास्त्री कहते हैं कि अशोक को मानव प्रवृत्ति का अकबर से बेहतर ज्ञान था। अब अगर हम देखें, अकबर में जो सहिष्णुता थी, जो उसने धर्म के लिए काम किए, लेकिन जब वो प्रेशराइज़ किया गया थियोलॉजियन से, जब उसको मुस्लिम के जो धर्मशास्त्री थे उन्होंने जब उसको प्रेशराइज़ किया, तो वो अपने धर्म की सहिष्णुता के साथ ज़्यादा दिन तक नहीं जिया। मतलब उसने अपने कहीं ना कहीं नीतियों में परिवर्तन लाना शुरू कर दिया। लेकिन अशोक के जीवन में हम ऐसा कोई भी परिवर्तन नहीं देखते हैं। तो एच.जी. वेल्स कहते हैं, इतिहास के स्तंभों को भरने वाले राजाओं, सम्राटों, धर्माधिकारियों और संत महात्माओं आदि के बीच अशोक का नाम प्रकाशमान है। वोल्गा से जापान तक, वोल्गा यानी कि एक लेक है रशिया में, वोल्गा से लेकर जापान तक आज भी उसके नाम का सम्मान है। चीन, भारत और तिब्बत चाहे भले ही उसके सिद्धांतों को त्याग चुके हों, किंतु आज भी उसकी महानता की परंपरा बनाए हुए हैं। तो अशोक के मृत्यु के बाद जो मौर्य वंश का इतिहास है वो काफ़ी अंधकारपूर्ण हो जाता है और बहुत ज़्यादा हमको इसके बारे में जानकारी नहीं मिलती, और बहुत ही अलग अलग जो सोर्सेज हैं, हमारे जो स्रोत हैं, वो अलग अलग सूचनाएं देते हैं। जैसे ब्राह्मण, बौद्ध और जैन ग्रंथों में परवर्ती मौर्य शासकों की हमको अलग अलग सूची मिलती है। इसी तरह कल्हण की जो राजतरंगिणी है उसके अनुसार अशोक के बाद उसका पुत्र जालौक हुआ, जो कि शासक होता है कश्मीर का, और ये शैव था और बौद्ध विरोधी था। पुराण और दिव्यावदान के अनुसार कुणाल उत्तराधिकारी हुआ, और कुणाल के बारे में मैंने बात की थी, बताया था कि किस तरह से उसको तिष्यरक्षिता जो अशोक की रानी थी उसने कुणाल को अंधा करवा दिया था। और स्मिथ के अनुसार कुणाल की मृत्यु के पश्चात संभवतः मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया और पूर्वी भाग का शासक दशरथ बना और पश्चिमी भाग का शासक संप्रति बना। लेकिन अगर हम बात करें बौद्ध और जैन साहित्यों में, तो सीधे संप्रति को ही उन्होंने राजा माना है अशोक के बाद, और दशरथ का उल्लेख नहीं मिलता। जबकि पुराणों में, यानी कि जो ब्राह्मण ग्रंथ है, मत्स्य पुराण है या विष्णु पुराण है, उसमें संप्रति से पहले दशरथ का भी उल्लेख हमको आता है। और दशरथ के बारे में हमको पुरातात्विक प्रमाण भी मिलते हैं। नागार्जुनी की जो गुफाएं हैं जो उसने दान में दी थी उसके आजीवकों को, तो इसके भी हमको प्रमाण मिलते हैं। और संप्रति को जैन धर्म में आचार्य सुहस्तीन ने दीक्षित किया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है संप्रति से जुड़ा हुआ। आचार्य सुहस्तीन ने इनको जैन धर्म में दीक्षित किया है और वो जैन धर्म का संरक्षक बन जाता है संप्रति। संप्रति के बाद जिसका नाम आता है वो है शालीशुक। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके समय में काबुल घाटी पर एंटियोकस तृतीय का आक्रमण होता है, और ये यवन आक्रमण अब यहाँ से शुरू हो जाते हैं इसके समय में। और मौर्य साम्राज्य का आगे चल के विघटन जब हो जाता है तो जो यवन शासक हैं उनका एक तरह से आक्रमण भी बहुत ज़्यादा इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
गर्गी संहिता में शालीशुक को अधार्मिक और झगड़ालू बोला गया है। तो शालीशुक के बारे में 2 फैक्ट हैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था और हर्षचरित में इस बृहद्रथ को प्रज्ञा दुर्बल बोला गया है। यहाँ से बहुत बार प्रश्न बनते हैं, तो ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, नोट डाउन कीजिए। इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185-184 ईसा पूर्व इसकी हत्या कर दी और ये जब अपनी सेना का निरीक्षण कर रहा था उस समय इसकी हत्या कर दी जाती है। और ये पुष्यमित्र शुंग जो है ये एक ब्राह्मण है, तो ऐसा भी बोला गया है कि ये अशोक का जो शासनकाल था उसमें ब्राह्मणों को शायद बहुत ज़्यादा दबा दिया, जिसकी वजह से ब्राह्मण विरोधी हो गए और हो सकता है ये भी एक रीज़न रहा। इसके बारे में अभी आगे चल के इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो बृहद्रथ ऐतिहासिक रूप से पुराणों के अनुसार अशोक के बाद 10वां शासक था, लेकिन दिव्यावदान में इसकी जगह पुष्यमित्र शुंग को अंतिम मौर्य शासक बताया। तो ये दिव्यावदान जो मौर्य शासक बता रहा है पुष्यमित्र शुंग को, ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि पुष्यमित्र शुंग जो है वो एक अलग वंश का है, शुंग वंश का है। और ये दिव्यावदान में थोड़ा सा यहाँ से ये जो पुष्यमित्र शुंग को बताया गया है गलत प्रतीत होता है। मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण देखते हैं, सारे अलग अलग इतिहासकारों ने बहुत कुछ कारण दिए हैं अलग अलग। जैसे डी.एन. झा बोलते हैं निर्बल उत्तराधिकारी थे, यानी कि अशोक के बाद जो उत्तराधिकारी हुए वो इतने ज़्यादा व्यवस्थित तरीके से मौर्य साम्राज्य को नहीं कर पाए। उसके जो उत्तराधिकारी थे उनमें शासन के संगठन और संचालन की योग्यता का अभाव था। और साहित्यिक साक्ष्य भी ऐसे हमको मिलते हैं जिससे पता चलता है कि मौर्य साम्राज्य का विभाजन हो गया था। और राजतरंगिणी की अगर हम बात करें तो उससे भी ज्ञात होता है कश्मीर में जालौक ने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया था। तो इस तरह से बहुत सारे हमको अलग अलग विवरण मिलते हैं। और अगर हम बात करें कालिदास के मालविका अग्निमित्र की, तो उसके अनुसार भी विदर्भ में एक स्वतंत्र राज्य स्थापित हो गया था। तो इस तरह से छोटे छोटे स्वतंत्र राज्य स्थापित हो गए और इसलिए डी.एन. झा साहब ने बोला है कि निर्बल उत्तराधिकारी एक ऐसा कारण रहा होगा। वहीं पे रोमिला थापर मैम बोलती हैं प्रशासन में अति केंद्रीकरण हो गया होगा और राष्ट्रीय चेतना की कमी रही होगी। तो मौर्य प्रशासन में जो सभी महत्वपूर्ण कार्य थे वो राजा के प्रत्यक्ष नियंत्रण में ही होते थे। अभी हम आगे चल के मौर्य साम्राज्य का जो प्रशासन है उसको पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। उसमें जो वरिष्ठ पदाधिकारियों की नियुक्ति थी उनका सर्वोच्च अधिकार प्राप्त था राजा को। तो राजा ही प्रशासन का एक केंद्रीकरण करता था और इसी की वजह से जो जनमत है उसका प्रतिनिधित्व करने वाली संस्थाओं का अभाव सा था। तो इसी की वजह से हो सकता है इनका साम्राज्य विघटित हुआ आगे चल के, ऐसा बोलती है रोमिला थापर मैम। वहीं पे एक और उन्होंने बात बोली है राष्ट्रीय चेतना का अभाव। तो राष्ट्रीय चेतना का अभाव कुछ इस तरह से था कि इस समय राष्ट्र के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व जैसे समान प्रथाएं, समान भाषा या समान ऐतिहासिक परंपरा ये पूरे मौर्य साम्राज्य में नहीं थी। तो इसकी वजह से भी हो सकता है साम्राज्य का विघटन हुआ हो। वहीं पे डी.डी. कौशाम्बी साहब आर्थिक संकट बताते हैं, जैसे कि हमने देखा भी कि अशोक किस तरह से अपने राजकीय कोष से दान दे रहा है बहुत ज़्यादा संघ को, तो इतना ज़्यादा उसका आर्थिक नियंत्रण रह नहीं गया और आखिरी में चल के इस हद तक उसने दान दिया कि राजकुमार को भी उसके अगेंस्ट खड़ा होना पड़ा दान को रोकने के लिए। तो ये डी.डी. कौशाम्बी साहब बोलते हैं। पंडित हरिप्रसाद बोलते हैं धम्म और ब्राह्मण विरोधी नीति, और इसलिए बोला है इन्होंने क्योंकि जो उसका धम्म था वो बौद्ध धर्म के प्रति जब आगे बढ़ाता है अपनी बात को, तो कहता है कि उसने भूदेवों को मिथ्या साबित कर दिया, भूदेव यानी कि ब्राह्मणों को मिथ्या साबित कर दिया, ऐसा उसने बोला था अपने एक शिलालेख में। तो इसके आधार पे बोलते हैं, एक तो ब्राह्मण विरोधी नीति इसलिए बोलते हैं क्योंकि धम्म का जो वो प्रचार करता है उस समय अहिंसा का बहुत ज़्यादा प्रचार करता है, जिसमें पशु बलि को मना कर दिया जाता है, पशु बलि नहीं होती है, और यज्ञ वगैरह में पशु बलि दी जाती थी। तो इसलिए पशु बलि को क्योंकि इसने मना कर दिया तो ये ब्राह्मण विरोधी नीति इसलिए इसकी बोली गई क्योंकि अब वो यज्ञों में पशु बलि नहीं कर सकते ब्राह्मण। वहीं पे एस.सी. राय चौधरी सर बोलते हैं अहिंसक और शांतिवादी नीति। शांतिवादी नीति और अहिंसक का मतलब है उनका सेना से है कि सैन्य शक्ति को बहुत ज़्यादा उसने कम कर दिया होगा, लेकिन ऐसा हमको कोई भी प्रूफ नहीं मिलता और ऐसा कोई भी साहित्यिक साक्ष्य या कोई भी ऐसा साक्ष्य नहीं मिलता कि उसने सैन्य अपने शक्ति को कम किया हो या उसने सैनिकों को या सैन्य अधिकारियों को कहीं पे भी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा हो, ऐसा भी हमको कोई प्रमाण नहीं मिलता है। तो ये अहिंसक नीति ज़रूर थी, शांतिवादी नीति थी, लेकिन कहीं से भी उसकी सैन्य शक्ति को कम होते हम नहीं देखते हैं। निहार रंजन कहते हैं जनता का विद्रोह, और यहाँ पे एक नाम आता है सुविमलेश चंद्र। इनका जो है कहना यह है कि पश्चिम उत्तर सीमा प्रांतों की सुरक्षा की नज़रअंदाजी की गई, जिसकी वजह से जो यवन थे वो बहुत ही आसानी से भारत में घुसकर और आक्रमण कर पा रहे थे। और जैसे चीन की उस समय क्योंकि एक महान दीवार का निर्माण हुआ था इसी समय, और
जब वो चीन की महान दीवार का निर्माण हो जाता है, उसकी वजह से जो शक, पहलव और कुषाण हैं वो वहाँ नहीं जाते चाइना ना जाकर, बल्कि हिंदुस्तान पर आकर आक्रमण करते हैं। तो ये इनका बहुत ही एक अच्छा सा एक विश्लेषण है सुविमलेश चंद्र जी का। और ये जो पश्चिम प्रांतों की सुरक्षा की अनदेखी है, ये आगे चल के हम देखेंगे जितने भी अच्छे अच्छे राज्य स्थापित होते हैं भारत में, उसमें ये जो सीमा प्रांतों की सुरक्षा की जो नज़रअंदाजी की गई है पश्चिम उत्तर प्रांतों की, उसकी वजह से यहाँ पे विघटन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। यही कारण हमने देखे थे दिल्ली सल्तनत में भी। दिल्ली सल्तनत का जब इतिहास हमने पढ़ा था उसमें भी ये कारण देखा था, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये जो कारण है ये इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये एक कांस्टेंट रीज़न है, मतलब एक हमेशा हर एक राज्य के विघटन का कारण हमको ये देखने को मिलेगा भारतीय इतिहास में। तो ये मेरा आज का लेक्चर था, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे मौर्य प्रशासन के ऊपर, जिसमें हम उसका केंद्रीकरण भी देखेंगे, उसके सैन्य प्रशासन भी देखेंगे और उसकी बाकी की नीतियाँ देखेंगे। तो मिलता हूँ आपसे अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।